नमस्कार। राजनीति हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे राजनैतिक विचार, हमारी मान्यताएं आखिर बनती कैसे हैं? आज हम राजनीतिक समाजशास्त्र के उन्हीं 4 बुनियादी स्तंभों को समझने वाले हैं, जो हमारे समाज की नींव बनाते हैं। चाहे आप झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बस ये समझने में दिलचस्पी रखते हों कि हमारा समाज कैसे काम करता है, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे राजनैतिक विचार आते कहां से हैं? ये कोई एक दिन में तो पैदा नहीं हो जाते, है ना? असल में एक पूरी प्रक्रिया है जो जन्म से ही हम सबको आकार दे रही होती है। आज हम उसी प्रक्रिया के पहले और सबसे जरूरी कदम पर बात करने वाले हैं। और यहीं से हमारा पहला सिद्धांत शुरू होता है, राजनीतिक समाजीकरण, यानी एक व्यक्ति कैसे सीखता है। समझिए, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये वो प्रोसेस है जिससे हम में से हर कोई राजनीति की दुनिया में अपना रास्ता बनाना सीखता है। ये हमारी राजनीतिक पहचान की पहली ईंट है। तो ये राजनीतिक सामाजिकरण आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एक नागरिक बनने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर सीखने जैसा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके जरिए हम राजनीति की भाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं और सबसे जरूरी उसमें हमारी भूमिका क्या है, ये सब सीखते और अपनाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सॉफ्टवेयर हमें मिलता कहाँ से है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है घर पर, हमारे परिवार से। फिर स्कूल में इसे और मजबूती मिलती है, दोस्तों के बीच इस पर बहस होती है, और हम जो मीडिया देखते सुनते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाओं की भी इसमें एक बड़ी भूमिका होती है। ये सभी मिलकर, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे राजनीतिक विचारों को एक खास आकार देते रहते हैं। ठीक है, तो जब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से राजनीतिक मूल्य सीख रहा है, तो सामूहिक स्तर पर क्या होता है जब ये सारी इंडिविजुअल बिलीव्स एक साथ आती हैं? यहीं से हमारा दूसरा सिद्धांत सामने आता है, राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति को किसी देश की सामूहिक राजनीतिक पर्सनालिटी की तरह समझिए। ये हमारी राजनीति के बारे में साझा की गई मान्यताओं, मूल्यों और भावनाओं का कुल जोड़ है। यही वो चीज है जो तय करती है कि एक समाज के तौर पर हम अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं या शक करते हैं, हम विरोध को जरूरी मानते हैं या फिर स्थिरता को सबसे ऊपर रखते हैं। और जाहिर है, हर देश की ये संस्कृति एक जैसी नहीं होती। एक संकीर्ण यानी पैरोखियल संस्कृति में लोग ज्यादातर राजनीति से कटे हुए रहते हैं। एक प्रजा यानी सब्जेक्ट संस्कृति में लोग सिस्टम के बारे में जानते तो हैं, लेकिन ज्यादातर पैसिव रहते हैं, कोई भूमिका नहीं निभाते। और एक सहभागी यानी पार्टिसिपेंट संस्कृति में नागरिक मानते हैं कि उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। अब ये सोचते हुए मन में सवाल जरूर आता है कि भारत इस स्केल पर कहाँ खड़ा है? लेकिन ये राजनीतिक संस्कृति अपने आप नहीं बनती, हवा में तो नहीं बनती है ना। इसे लगातार एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली समूह आकार देता है और दिशा देता है। और ये बात हमें सीधे हमारे तीसरे मूल सिद्धांत की ओर ले जाती है, राजनीतिक अभिजन। राजनीतिक अभिजन या एलीट समाज का वो छोटा सा हिस्सा है जिसके पास बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा राजनीतिक शक्ति होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ नेता ही नहीं आते। बड़े उद्योगपतियों, मीडिया मालिकों और ऊंचे सैन्य अधिकारियों के बारे में सोचिए। ये सब भी इस प्रभावशाली समूह का हिस्सा हैं। तो ये अभिजन वर्ग असल में करता क्या है? आसान शब्दों में कहे तो वे एजेंडा तय करते हैं, मतलब किन मुद्दों पर बात होगी और किन पर नहीं। वे जनमत को आकार देते हैं उस मीडिया के जरिए जिसे वे कंट्रोल करते हैं। वे नीतियां बनाते और लागू करते हैं जो हम सभी की जिंदगी पर असर डालती हैं। एक तरह से वे उस राजनीतिक संस्कृति की गाड़ी के ड्राइवर हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि ये तीनों ताकतें, यानी एक व्यक्ति, समाज की संस्कृति और ताकतवर अभिजन, जब ये सब समय के साथ एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? इसका नतीजा होता है बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव। और ये हमें हमारे चौथे और आखिरी स्तंभ तक लाता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण असल में एक राजनीतिक सिस्टम के विकास की कहानी है। एक किसी समाज की पारंपरिक संस्थाओं, जो अक्सर परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होती हैं, से निकलकर ज्यादा आधुनिक, तर्कसंगत और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की ओर जाने की यात्रा है। और ये यात्रा अक्सर एक खास पैटर्न पर चलती है। ये पारंपरिक समाज से शुरू होती है, जिसकी जड़ें खेती और वंशानुगत लीडरशिप में होती हैं। फिर ये संक्रमण के दौर में जाती है, जहां शहरीकरण होता है और नए नए विचार फैलते हैं। और आखिर में एक आधुनिक समाज उभरता है,
जिसकी पहचान है इंडस्ट्री, कानून का राज और राजनीति में आम नागरिकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी। तो अब तक हमने 4 अलग-अलग सिद्धांतों को समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल, ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, सब कुछ यहां से शुरू होता है, एक अकेले व्यक्ति से। समाजीकरण के जरिए हम अपने राजनीतिक मूल्य सीखते हैं। फिर जब ये व्यक्तिगत मूल्य आपस में मिलते हैं तो वो समाज की सामूहिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म देते हैं। और उस संस्कृति को दिशा कौन देता है? उसे आकार देते हैं राजनीतिक अभिजन अपने फैसलों से। और आखिर में जब ये सारी ताकतें सालों साल तक एक साथ काम करती हैं, तो ये उस विशाल बदलाव के इंजन को चलाती हैं जिसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। देखिए क्या शानदार कनेक्शन है, एक अकेले व्यक्ति से लेकर पूरे राष्ट्र के परिवर्तन तक का सफर। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन 4 ताकतों में से समाजीकरण, संस्कृति, अभिजन और आधुनिकीकरण, किससे लगता है कि आज के भारत को सबसे ज्यादा ताकत से कौन आकार दे रहा है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इस पर सोचना हमारे आज और कल दोनों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।